नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अति प्रसन्नता है कि आप लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और उन चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है और रटने पे ध्यान कम दे रहे हैं। दूसरी बात, कई फैक्ट होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, उन फैक्ट को भी आप ध्यान रखिए, पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। आपको यहां पर मेन अपना ध्यान कॉन्सेप्ट पे लेना है। प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न लगातार पिछले कुछ वर्षों से चेंज हुआ है और वहां आपको ज्यादा ध्यान चीजों को समझने पर देना है, बशर्ते डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने बंद हो गए हैं। जैसा कि 2003 या 2004 तक क्वेश्चन आते थे, 2010 तक भी कई परीक्षाओं में सिंपल क्वेश्चन आए थे, पर उसके बाद से सिनेरियो चेंज हुआ है। ठीक है, आज अभी हम जो कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनको हम ले रहे हैं और इसमें मैं आपको हिमालय पढ़ा रहा था। बेसिकली आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन में हमने भारत को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें आपको पहला पार्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला नाम हिमालय का आता है। तो हिमालय का हमने कुछ श्रेणियां देखी थी, कुछ विस्तार देखा था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देखा था, हिमालय का संरचना कैसी है ये हमने देखा था। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा है कि बड़ा लगातार जो पेंगोंग झील का दक्षिणी किनारा है, फिंगर 4 के पास, वहां पर वापस से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और ये जो विवाद जो 2 महीने पहले हुआ था, ये विवाद वापस से गर्मा गया है और इस कारण आपका लद्दाख क्षेत्र वापस चर्चा में आ जाएगा, क्योंकि सेना ने जो सुरक्षा के मद्देनजर जो लेह वाला हाईवे है, जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, जिसके बीच में एक प्रमुख दर्रा पड़ता है, जो आपसे कई बार पूछा गया है कौन सा दर्रा हो गया, जब लेह और श्रीनगर के बीच में जाते हैं तो एक प्रमुख दर्रा पड़ता है। इस दर्रे का नाम है जोजिला। दुनिया का सबसे खतरनाक दर्रों में बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा माना जाता है, बहुत ही डेंजरस दर्रा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत के जो 2 उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनको आपस में क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक तो ये चीज आपको एक बार थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखनी है अच्छे से, तो इसको आप एक बार ध्यान रखें तो बेटर होगा। ठीक है, तो ये तो यहां तक हमारी चीजें हमने थोड़ा सा जो भी है वो क्लियर कर ली। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या करते हैं, हिमालय हमने पढ़ लिया था, उसके बाद उसका किस किस तरह से चोटियां आपको ध्यान रखनी है वो एक बार आप देखो। तो हम आज का टॉपिक मैं आपका शुरू कर रहा हूं, तो कृपया इसको देखते रहिए। देखिए, हिमालय, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला पर मैंने आपसे कहा था कि जो हिमालय है वो टैथिस सागर का अवशेष है। टैथिस सागर का अवशेष के रूप में, तल के रूप में इसका निर्माण हुआ है। लगातार तल ऊपर उठता गया और हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय का निर्माण एक बहुत ही जबरदस्त टक्कर से हुआ है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य हुई थी, और यह टक्कर चूंकि आज भी जारी है। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका हूं, पर रिपीट कर रहा हूं ताकि माइंड में वो चीजें स्थायी हो जाए और परीक्षा में दिक्कत ना आए। अब ये चोटियों की हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिनमें से सबसे प्रमुख चोटी मैंने आपको कल बता दी थी, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इस पे जो चढ़ने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके कल मैंने आपको नाम बताए थे। जो भी प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे मान सकते हैं अरुणिमा सिन्हा हो गई भाई, प्रमुख व्यक्तित्व में जब मानेंगे तो अरुणिमा सिन्हा। तो कल तो मैंने जैसे भाई इंडियन पहली कौन हो गई, बछेंद्री पाल हो गई। दुनिया में पहले 2 व्यक्ति कौन हो गए, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी हो गए। दुनिया की पहली महिला कौन सी हो गई, जुंको ताबई हो गई। सबसे ज्यादा बार इस पर हिमालय माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले 24 बार कौन से हो गए, रीता कामी शेरपा हो गए। और इसके अलावा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के लगातार कई बार सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले नेपाल के नागरिक हो गए फू दोरजी। इसी तरह से भारत की पहली दिव्यांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो वो कौन थी, अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा जो है वो 7 महाद्वीपों की चोटी को विजय कर चुकी है।
सातों महाद्वीपों की पर्वत चोटी को इन्होंने क्या किया है, फतेह किया है। ये खिलाड़ी थी और इनके बारे में जो इनकी कहानी है कि ट्रेन में कुछ गुंडों द्वारा इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो इनका पांव कट गया था। उसके बाद इन्होंने लगातार हौसला अफजाई की, अपनी स्वयं की कॉन्फिडेंस लाई और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और बहुत ही बड़ी बात है कि माउंट एवरेस्ट को एक विकलांग, जिसको अब हम सम्मान की दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, दिव्यांग कहते हैं, तो इन्होंने इस चोटी को फतेह किया। फिर दुनिया के सातों महाद्वीपों की चोटी को भी क्या कर चुकी है, ये फतेह कर चुकी है। अब सातों महाद्वीपों की चोटी, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन बताया था, तो वहां पर ये मैंने आपको सातों की सातों चोटियां लिखवा दी थी। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको एक बार वर्बली बता देता हूं। दुनिया में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट मैकिनले। कौन सी हो गई, माउंट मैकिनले। सेकंड नंबर पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गई, बहुत ही फेमस नाम और शांत ज्वालामुखी, माउंट किलीमिंजारो, माउंट किलीमिंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसके बाद जब आएंगे यूरोप महाद्वीप में चलेंगे तो मास्को के पास पड़ती है, मास्को यानी रूस की राजधानी, एल्ब्रुश, तो माउंट एल्ब्रुश यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपको लिखा हुआ है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी भी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। माउंटेन पीक, पर्वत चोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन पीक के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर हम विचार करेंगे, जो दूसरी चीजें हैं उनको जब हम विचार योग्य करके देखेंगे, तो फिर जो नाम आता है सामने, तो वो फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की चोटी जनरली पता नहीं होती कई लोगों को, पर पूछ लेगा तो थोड़ा ध्यान रखना, माउंट विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका। सब पढ़ा रखा आपको, बस केवल वर्बली बता रहा हूं ताकि एक बार चीजें रिकॉल हो जाए तो उसको यहां से ज्वाइंट करके आप पढ़ सको। कौन सी हो गई आपकी, माउंट विंसन मैसिफ हो गई। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है, माउंट कॉशियुस्को। ठीक है, तो ये सारी ऊंची चोटियां हैं और ये सारी ऊंची चोटी किसने फतेह करी है, अरुणिमा सिन्हा ने करी है, एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, अब ये तो मैंने कल, ये तो यहां वाली बात हो गई जो कल मैं आपको बात एंड करना चाह रहा था। अब आगे की बात करते हैं। दुनिया की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियां कहां पर प्राप्त होती है, हिमालय पर प्राप्त होती है। तो जब सारी पर्वत चोटियां प्रमुख हिमालय पर प्राप्त होती है, तो यहीं से हम चीजों को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो देखो, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये मैं दुनिया की चोटियां लिख रहा हूं क्रम में, हिमालय की लिखो या दुनिया की लिखो, टॉप पर ये हिमालय वाली ही आती है, तो कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होगा, आप एक एक करके देखते रहो। तो दूसरे नंबर पर आपकी आती है K2, और या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। K2 भी बोल सकते हैं, इसके अधिकारी के नाम पे नाम रखा गया था, जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था गॉडविन ऑस्टिन। तो वे जैसे ये चोटी हमारे कौन से क्षेत्र में पड़ती है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है, और वैसे विवादित क्षेत्र है तो कौन सा माना जाएगा, पीओके। भाई पीओके है, पर पीओके तो हमारा ही है, तो हम इसको कहां मानते हैं, भारत में मानते हैं। तो ध्यान से सुनना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम में पड़ती है, भारतीय राज्य सिक्किम में पड़ती है। अच्छा, मैं इनकी हाइट भी आपको, इनकी हाइट पता है, जैसे माउंट एवरेस्ट की कल आपको बताई थी 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है। अब आप देख लो, इसकी हाइट ही हाइट 8 किलोमीटर है, तो कितनी ऊंची चोटी होगी आप देख सकते हैं खुद ही। गॉडविन ऑस्टिन हो गया, ये हो गई 8,611 मीटर। जो गॉडविन ऑस्टिन है वो क्या हो गई, 8,611 मीटर हो गई। ठीक है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और ये कंचनजंगा तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, तो मैं इसको यहां पर साइड में बॉक्स में लिख देता हूं, यूनेस्को। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी कंचनजंगा को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, इसकी जो हाइट लगभग मानी जाती है 8,558 मीटर मानी जाती है। तो इन तीनों चोटियों को एक बार आप ध्यान से देख लो, ताकि चीजें जितनी भी है वो सारी की सारी आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जितनी भी चीजें हैं वो आपको सारी क्लियर हो जाए, इसलिए इन चोटियों को एक बार ध्यान से देख लो। तो
तो पहली दुनिया की सबसे ऊंची हो गई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है और हिमालय के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। इसी तरह से दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पूरी दुनिया का बता रहा हूं, भारत का नहीं बता रहा या एशिया का नहीं बता रहा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, या इसको और क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अब वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गए तो अब किस रीजन में पड़ेगी? लद्दाख में पड़ेगी। और वर्तमान में पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से इस पे कब्जा कर रखा है, इसलिए इसको पीओके में माना जाता है। पर चूंकि पीओके भारत का ही भाग है, इसलिए हम इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा की लगभग हाइट, आपसे कभी भी एग्जैक्ट नहीं पूछता, माउंट एवरेस्ट की तो भी पूछ ले और बाकियों की एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछता, तो अप्रोक्सीमेट जो हाइट है समुद्र तल से वो आपको पता होनी चाहिए। तो कंचनजंगा की लगभग कितनी है? 8,558 मीटर है। 8,558 मीटर के आसपास इसकी क्या मानी जाती है? हाइट मानी जाती है। और ये सिक्किम में है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे सर 2014-15 में शामिल कर लिया गया था। यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है। अब यहां पर आप देखना, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है मकालू। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है मकालू। कई ऐसी चोटियां हैं जो नेपाल में पड़ती है पर वो विवादित है, इसलिए हम उन पर बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है। और पांचवी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है धौलागिरी। धौलागिरी। तो ये दोनों जो चोटियां हैं, यानी अगर मैं बात करूं धौलागिरी की और मैं बात करूं मकालू की, तो धौलागिरी और मकालू ये दोनों की दोनों कौन से देश के अंतर्गत आती है? नेपाल के अंतर्गत आती है। यानी है सारी हिमालय की। ये दुनिया की टॉप 5 चोटियां हैं। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू और फिर धौलागिरी। और इनमें से पहली नंबर वाली नेपाल में है, चौथी पांचवी नंबर वाली नेपाल में है और दूसरी और तीसरे नंबर वाली कहां पर है? ये कौन से देश में पड़ती है? भारत में। और सारी की सारी चोटियां कहां पर है? हिमालय में। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला पर मिलेगी? तो इसका आंसर भी सिंपल सा आपका कौन सा हो गया? हिमालय। कौन सा हो गया आपका? हिमालय आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको एक बार बताऊं किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका नाम क्या आएगा? K2। K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाएगी। जो K2 हो गई आपकी, ये आपको भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाएगी। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई, ये कौन सी हो गई? K2 हो गई। ठीक है। और इसी तरह दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई? कंचनजंगा। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाएगी, ये कौन सी मानी जाएगी? कंचनजंगा। ठीक है। इसको सिक्किम में खांचनजोंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो ये आपसे मैं एक बार कहना चाहूंगा। अब आप थोड़ा सा इस चीज को समझना कि ये टॉप 5 में से 2 तो भारत में है। भारत की सबसे ऊंची K2, एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे ऊंची बताओ, तो कई बच्चे कहते हैं कि K2 हमारे देश में, तो अरे हमारे देश में ही है, पीओके हमारा ही हिस्सा है। आपको मैं बता दूं कि पीओके भी हमारा हिस्सा है, अक्साई चिन्ह भी हमारा हिस्सा है और जल्दी इन्हें लेकर रहेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना आप चीजों को। तो देखो, ये तो 5 चोटियां हो गई। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि दुनिया की 6ठी नंबर की चोटी कौन सी है, तो दुनिया की 6ठी नंबर की पर्वत चोटी है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत भी कहां पड़ता है? भारत में। कल आपको हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था कि हिमालय चाप के रूप में है। कहां से शुरू होता है? नंगा पर्वत लद्दाख से, और कहां तक जाता है? नामचा बारवा। और नामचा बारवा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो 6ठी ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ठीक है। अच्छा, 7वीं ऊंची चोटी मानी जाती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा चोटी वापस से कहां हो जाती है? ये नेपाल में चल जाती है। तो आप देखो, लगभग सारी चोटियां आप टॉप 10 में देख लो तो या तो भारत में है या नेपाल में है। इन 2 देशों में सारी का सारा हिमालय क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से
8वीं चोटी पूछी जाए तो यह भी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नंदा देवी। कौन सा पूछा गया है? नंदा देवी। तो ये टॉप 8 चोटियां दुनिया की आपके सामने लिख दी है मैंने, जिनमें से लगभग आधी नेपाल में है और आधी लगभग कहां पर है? भारत में। तो एक तो आपको इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। कभी भी ये नहीं मानना कि भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची कौन सी मानी जाती है? आपके K2 मानी जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीजें एक एक करके ध्यान रखनी है। ये जो मैंने हाइट लिखी है ये आपको सबकी नहीं पूछता, आप बस इसकी K2 की, क्योंकि K2 पीओ के चर्चा में था तो ये लिख लो एक बार आप। और इसके अलावा आप माउंट एवरेस्ट की क्या रख लो? याद रख लो। उसके अलावा आपको किसी की भी हाइट मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको मैं बता देता हूं, और नहीं पूछा जाता। पर पर्वत चोटियों का क्रम आपको क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये सारी जो चीजें हैं ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे वाले टॉपिक पे हम चलते हैं। ये टॉपिक हमारा है हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। इसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा रह जाएगा, तो जब कल वाले टॉपिक में मैं हिमालय के दर्रे पढ़ाऊंगा उसके साथ इस टॉपिक को मैं एडजॉइंट कर दूंगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो हिमालय का वर्गीकरण पिछली कक्षाओं में बताया था, वो हिमालय का वर्गीकरण उनकी नदियों के विभाजन के आधार पर है। मतलब किस तरह से हम हिमालय को नदियों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, वो मैंने कल आपको भली बाती बताया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। फॉर्मेट पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया था। यहां पर आपको हिमालय का वर्गीकरण याद रखना है ऊंचाई के आधार पर। यहां पर जो हिमालय का वर्गीकरण आपको याद रखना है, ये हिमालय का वर्गीकरण याद रखना है ऊंचाई के आधार पर, कि ऊंचाई के आधार पर हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मैं जो क्रम लिख रहा हूं, ये कौन सा क्रम लिख रहा हूं? उत्तर से दक्षिण। ये जो यहां पर मैं क्रम लिखने जा रहा हूं, ये कौन सा क्रम लिखने जा रहा हूं? मैं उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखने जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला जब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो हिमालय आता है, इस हिमालय को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे और दक्षिण में आएंगे तो दूसरा हिमालय आता है, इसको हम कहते हैं महान या वृहद हिमालय। वृहद या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे ही और दक्षिण में आएंगे वैसे तीसरा हिमालय मिलता है हमें मध्य या लघु हिमालय। तीसरा हिमालय आ जाता है मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह जब हम अगले पर आते हैं तो जो चौथा हिमालय हमारे सामने आता है, जो फोर्थ आता है, उसको हम कहते हैं निम्न हिमालय, या फिर इसको बहुत ज्यादा इसका पॉपुलर नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ये जो हम कहां से आए थे? उत्तर दिशा की ओर से चले और उत्तर से किस तरफ गए? हम दक्षिण में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे मैं करता हूं, इसको बताता हूं। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको समझना आप। उत्तर से दक्षिण, तो पहले आपको इसको मैप के माध्यम से ही बता समझा दूं एक बार आपको, फिर आगे चलेंगे। देखना आप, समझना इसमें थोड़ा सा आप। देखिए ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये हिमालय का जो भी क्षेत्र आपको ऊपर वाला दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये दूसरे देश में भी है, तिब्बत में भी है, ये तिब्बत में भारत का है, तिब्बत का भी है। इस हिमालय को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय है। एरिया बहुत ही छोटा है, जो एरिया है
वो बहुत ही क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है, बट सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, तो ये पहला वाला हिमालय कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। फिर हम जब थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, इस तरफ से चलते हैं, क्योंकि ये तो भारत भारत बताया, बाकी देश भी तो चल रहे हैं, तिब्बत और नेपाल। तो यह है कौन सा, महान हिमालय, जिसको वृद्ध हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब एक्चुअली क्या है, महान हिमालय ऐसा फैला हुआ नहीं है। महान हिमालय आप इस तरह मान सकते हैं, ये इस तरह से, ये देखो, ये इस तरह से जो पूरा है, ये कौन सा हिमालय है आपका, महान हिमालय। मैं इस तरह लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, महान हिमालय के नीचे चलते हैं, फिर जो एक और लेयर के रूप में ये चलता है नीचे वाला हिमालय, ये हिमालय आपका कौन सा है, लघु या मध्य हिमालय। और उसके बाद जितना भी बचा हुआ पार्ट हो गया ये पूरा आपका, ठीक है ना, तो ये हिमालय आपका कौन सा हो गया, निम्न हिमालय, या इसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने जो आपको हिमालय के वर्गीकरण का क्रम बताया है, ये हमें चलना है उत्तर से, और उत्तर से चल के हमें किस ओर आना है, दक्षिण की ओर आना है। स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड टेंड्स टू साउथ, हमें उत्तर से चलना है और दक्षिण की ओर आना है। अब हमें एक एक हिमालय पढ़ना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले मैं चारों हिमालय में से आपके सामने लेकर आ रहा हूं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। और आप ये देखो, आपकी बिल्कुल सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसी समय भारत और चीन का लद्दाख वाला विवाद चल रहा है, और इसी समय पे ये चीजें आपकी आ गई। तो विवाद चल रहा है, वो सोने पे सुहागा नहीं है, उस विवाद को समझने के लिए जो चीजें आपकी आ गई वो इसी समय चल रही है, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप समझना, बोर्ड पे आते हैं वापस से। जब हम बोर्ड पर आएंगे तो बोर्ड पर आके यहां पर सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है दूरस्थ हिमालय, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर, एक तो अब मेरी यहां की विशेषता सुनना, एक तो यहां पर पड़ती है सबसे ज्यादा ठंड, ठंड पड़ेगी, टेम्परेचर -40, -45, -50 पाया जाएगा। पहली बात ये, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो यहां पर जैव विविधता क्या मिलेगी आपको, बहुत कम देखने को मिलेगी, लगभग ना के बराबर मिलेगी। जब जैव विविधता नहीं है तो मनुष्य का बसाव भी कम होगा, जीव जंतु तो ऑब्वियसली कम ही होंगे, और मनुष्य का बसाव भी कम होगा, विकट परिस्थितियां पाई जाएगी, कुछ एक वनस्पति मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई वनस्पति यहां पर नहीं मिलेगी। तो ये सारी विशेषता कहां की है, ट्रांस हिमालय की, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। तो ऊपरी भाग, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन सा माना जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पूरा लद्दाख ही ट्रांस में आता, नहीं, पर लद्दाख का जो ज्यादातर भाग है वो कौन से हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय, और बचा हुआ लद्दाख का भाग जो आता है वो ट्रांस और मध्य के बीच में आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट के लिए अगर मैं कह देता हूं ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, और इधर मैं कह देता हूं ये कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। ठीक है, अब लद्दाख इस तरह से बसा हुआ है, देखो इस तरह से, ये देखो, ठीक है, तो लद्दाख का जो कुछ भाग है वो तो ट्रांस हिमालय के आसपास ही बसा हुआ है, और लद्दाख का जो रिमेनिंग भाग है वो ट्रांस और महान हिमालय के बीच क्या माना है। ये मान के चलना एग्जाम में लद्दाख पे क्वेश्चन पूछेगा, और एक दो नहीं पूछेगा, खूब क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछेगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो लद्दाख क्षेत्र बहुत चर्चा में चल रहा है, तो आपको एक एक नॉलेज वहां की हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लद्दाख का कुछ क्षेत्र तो ट्रांस हिमालय के आसपास बसा हुआ है, और लद्दाख का जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या मान लो, लद्दाख, और लद्दाख का जो बचा हुआ क्षेत्र है वो बचा हुआ क्षेत्र कहां पर है, ये वाला पूरी बेल्ट में जो ट्रांस और महान के बीच में आता है। ठीक है, खैर मेरा उद्देश्य आपको ये तो समझाना था, मेन बताना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो वो समझना आप एक बार। देखो, ट्रांस हिमालय में आपका आएगा काराकोरम दर्रा, ट्रांस हिमालय में आपका क्या आता है, काराकोरम दर्रा। क्या बताया था मैंने आपको कि आपको जब रेंज बताई थी तो सबसे ऊपर वाली रेंज कौन सी थी, काराकोरम, तो जो ऊपर है वो ऊपर वाले में आएगा, तो रेंज भी ऊपर थी, ट्रांस हिमालय भी ऊपर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज। तो ये काराकोरम दर्रा है, इसको हम लिख देते हैं भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा।
और सबसे विकट दर्रा ये केवल आर्मी और जो बीएसएफ है या आईटीबीपी है उनके लिए ओपन रहता है, आम जनता के लिए दर्रा नहीं खोला जाता। बहुत ही सेंसिटिव, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा है और भारत का ही नहीं, विश्व, भारत का तो सबसे ऊंचा है ही है, विश्व के भी सबसे ऊंचे दर्रों में से एक पे इसका नाम आता है। कौन से दर्रे का? काराकोरम दर्रा। अत्यधिक विकट परिस्थितियां यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहां पर पड़ता है? ट्रांस हिमालय में पड़ता है। अच्छा, अब आपको मैंने हिमालय की श्रेणियां बताई थी। सबसे ऊपर कौन सी थी? काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी थी? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सी थी? जास्कर। तो वो तीनों की तीनों इसी में आती है। तो देखो यहां पर हिमालय की श्रेणियां, तो हिमालय की श्रेणियां इसमें कौन कौन सी आएगी? सबसे पहली श्रेणी आएगी काराकोरम, फिर इसके साथ आएगी लद्दाख और फिर इसके साथ कौन सी हो गई? जास्कर हो गई। तो काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई और जास्कर हो गई। ये तीनों की तीनों जो श्रेणियां हैं ये भी कौन से हिमालय में आती है? ट्रांस हिमालय में। ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये तीनों श्रेणियां किसमें आएगी? आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, आगे चलेंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसी नंबर पर आपका आएगा यहीं पर और बिल्कुल काराकोरम के पास स्थित सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है ये कौन सा माना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर माना जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस व उससे ज्यादा यहां पर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर चीन, मैं आपको मैप से बता देता हूं तो समझने में आपको आसानी रहेगी। देखो एक बार, देखो सियाचिन ग्लेशियर इस स्थान पर है, ध्यान से सुनना, ये आपका पूरा का पूरा बेल्ट है। ये जो स्थान है ना यहां पर, ये आपका कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? सियाचिन पड़ता है। अब यहां से इधर आपका कौन सा आ गया? चाइना। ये चाइना की पूरी बेल्ट आ गई। इधर ये क्या हो गया? पाकिस्तान के साथ टच हो गया, पीओके वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये पीओके, देखो इधर से ये पीओके है, इधर से ये अक्साई चिन्ह है। तो ये क्षेत्र जो है ये पाक और चाइना को अलग करता है। अगर ये ग्लेशियर ना हो तो दोनों ऊपर से मिल जाएंगे, इसलिए सामरिक दृष्टि से सियाचिन ग्लेशियर अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसलिए यह सबसे ऊंचा हो गया सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, इसी क्षेत्र में ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, मतलब मैंने आपको बताया था ना ट्रांस और मध्य में आएंगे, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय में जब आएंगे तो देखो यहीं पड़ता आपका ट्रांस व महान हिमालय के मध्य, क्योंकि पठारी भाग है ना दोनों हिमालय के मध्य, ऐसे दो भी कोई पर्वत श्रेणियां होती है उनके बीच में समतल स्थान होता है थोड़ा सा। यहीं पर आपको मिलेगी देखो पेंगोंग झील, पेंगोंग झील। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगी गलवान घाटी। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, इसी क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा चुशूल। इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? चुशूल मिलेगा। और इसी क्षेत्र में आपको मिलेगी नुब्रा घाटी। इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? नुब्रा घाटी। तो ये सारे क्षेत्र आपने पिछले कुछ दिनों से देखे होंगे, लगातार चर्चा में चल रहे हैं। ये सारे क्षेत्र जो है ये लगातार चर्चा में चल रहे हैं। जैसे ट्रांस और एक और युद्ध है रेजांगला, एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था चीन और भारत के, जिसमें चीन के सैनिकों की हार हुई थी। रेजांगला, ठीक है, ये इसी क्षेत्र में माना जाता है। मैं लिख देता हूं, जगह का नाम कौन सा है? रेजांगला। ठीक है, तो ये बहुत ऐसे स्थल हैं, ये तो मैंने केवल कुछ स्थल आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, या फिर आपका जैसे आप मान सकते हो आपका कौन सा शहर है? लेह, तो यहां मैं लिख देता हूं लेह सिटी या लेह शहर।
तो ऐसे बहुत से स्थान हैं, आपके बहुत से स्थान हैं जो आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य हैं। और ये जितने भी स्थान मैंने नीचे लिखे हैं, ये सारे के सारे स्थान कहां पर आते हैं? लद्दाख के अंतर्गत माने जाते हैं। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा आराम से समझना तो आ जाएगा। देखो मैंने क्या आपको बताया इस लेक्चर में कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या आएगा। तो ट्रांस हिमालय में आपको यह ध्यान रखना है क्या क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांस हिमालय में एक तो आएगा आपका काराकोरम दर्रा, जो भारत का भी सबसे ऊंचा दर्रा है और विश्व के भी सबसे ऊंचे दर्रों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। ठीक है, यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपकी आती है हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये तीनों श्रेणियां भी आपकी किस में आती है? ये भी आपकी आती है तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में। फिर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और भारत की यहां पर सबसे ऊंची चौकी मानी जाती है, कहां पर मानी जाती है? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पर अत्यधिक कम तापमान पाया जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यह भी आपके ट्रांस हिमालय में आता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लद्दाख का कुछ क्षेत्र तो ट्रांस में है और कुछ क्षेत्र ट्रांस और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, या महान हिमालय पर है, तो महान हिमालय पर नहीं बोल के उनके बीच माना जाएगा। तो देखो ट्रांस और महान हिमालय के जब बीच आएंगे तो आपको पूरे लद्दाख में इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। बहुत सारी चीजें यहां सारी लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने सारी यहां पर आपके सामने मेंशन कर दी है। तो देखिए नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली, ये वही जगह है जहां पर आज भी आपके मरुस्थल के अवशेष पाए जाते हैं। जो मरुस्थल राजस्थान में है उसके अवशेष आज भी कहां पर पाए जाते हैं? नुब्रा घाटी में। व्हाइट मरुस्थल, एकदम व्हाइट मरुस्थल। आपको कभी जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं राजस्थान में तो नहीं आ गया, जबकि आप लद्दाख में खड़े हुए हो। तो कौन सी जगह हो गई? नुब्रा वैली हो गई। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान जहां भारत सड़क और अपना हवाई अड्डा बना रहा है, दौलत बेग ओल्डी। तो ये भी आपको ट्रांस और महान हिमालय के बीच में मिलते हैं। फिर जहां पर पिछली 2 महीने पहले भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी, गलवान वैली या गलवान घाटी, तो यह भी किसमें पड़ता है? इसी क्षेत्र में पड़ता है। फिर आपकी सबसे बहुचर्चित झील जो तब भी चर्चा में थी और आज अभी जो 29 अगस्त को वापस से तनाव हुआ है, तब भी ये आपका झील चर्चा में। कौन सी झील हो गई? आपकी पेंगोंग झील हो गई। कौन सी झील हो गई? आपकी पेंगोंग झील हो गई। फिर एक और स्थान है जहां पर अभी मीटिंग कई बार चलती है, चुशूल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक जगह पड़ती है जहां पर भारत के 120 सैनिकों ने चीन के 1300-1400 सैनिकों को मार दिया था। 120 सैनिकों ने सारागढ़ी की लड़ाई के बाद, यह सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई मानी जाती है। दुनिया के जितने भी युद्ध हैं जिनमें कम लोगों ने ज्यादा लोगों को सल्टा दिया या कम लोगों ने ज्यादा लोगों को हरा दिया, तो उनमें एक आपकी सारागढ़ी आती है जिस पर मूवी भी बनी थी। ठीक है, आपने देखी होगी केसरी मूवी। इसी तरह से यहां रेजांगला में भी 120 भारतीय सैनिकों ने लगभग चीन के 1400 सैनिकों को क्या कर दिया था? मार दिया था। इसलिए रेजांगला की लड़ाई में चीन की बहुत बुरी हार हुई थी। यह रेजांगला का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह भी कहां पड़ता है? इसी लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। और जो आपका लेह शहर है, लेह सिटी है, वो भी इसमें पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट स्थान चुशूल, जो भी बॉर्डर पर स्थित है, तो ये चुशूल भी कहां पड़ता है? आपके इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताए जो यहां पर कंप्लीटली पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस पे क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक है, पेंगोंग झील की बात करेंगे तो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए थे जो मैं आपको वर्बली बोल देता हूं। एक तो खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। तो पहली बात, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कल और बताऊंगा आपको आते ही, पर अभी वर्बली एक बार बता देता हूं क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, तो पेंगोंग झील जो है वो खारे पानी की झील मानी जाती है। पेंगोंग झील टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। पेंगोंग झील जो है 70% चीन के कंट्रोल में, 30% भारत के कंट्रोल में है। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील भी कौन सी मानी जाती है? पेंगोंग झील मानी जाती है। और ये टेथिस सागर का क्या माना जाता है? अवशेष के रूप में माना जाता है। और ऐसी खारे पानी की झील है जो सर्दियों में पूरी तरह से लद्दाख क्षेत्र में क्या होती है? जम जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। और इसको देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।